Next chapter is matrices. Very important topic, very useful topic. ठीक है, रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होने वाला ये टॉपिक है। मैट्रिक्स क्या करता है, ईज कर देता है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि कोई डेटा तुम्हें स्टोर करना है, मान लो राम के पास 500 किताबें हैं, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब जरूरत क्या पड़ी मैट्रिक्स को, कैलीग्राफी में जरूरत पड़ जाती है ना, कोडिंग में जरूरत पड़ जाती है मैट्रिक्स की, हर जगह कंप्यूटर लाइन में जरूरत है इसकी। ठीक, अगर तुम कहो कि सर इसकी बहुत ज्यादा यूजफुल जरूरत क्या है, तो ये तो है ही है ना। कोडिंग जब सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, वेबसाइट्स बन रहे हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है जी, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक्स वगैरह में यूज होता है। ये क्यों यूज होता है सब समझ में आ जाएगा, क्यों यूज होगा ये फॉरेंसिक्स में एक्सेट्रा, बहुत सारी जगहों पे लैब्स वगैरह में यूज किया जाता है। अब क्यों यूज किया जाता है, बात ये है, जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ कि राम के पास 15 नोटबुक है, राम हैज 15 नोटबुक, 5 पेन, 15 पेंसिल, ठीक है। फिर मैं कहूं श्याम के पास 25 नोटबुक, 3 पेन और 10 पेंसिल्स हैं। फिर मैं कहूं श्रेया के पास 15 नोटबुक, 1 पेन, 12 पेंसिल है। मैं कहूं कि इस डेटा को मुझे स्टोर करके रखना है, तो मैं क्या बार बार ये लिखता रहूंगा कि राम हैज दिस एंड दिस एंड दिस, श्याम के पास ही पूरा लिखना पड़ेगा ना। तो उसमें क्या हो रहा है मेरे पास, देखो कुछ कुछ तो वर्ड्स रिपीट होने लग जाएंगे, और क्या होगा कि मेरा डेटा जो होगा वो बल्कि हो जाएगा। तो इस सिनेरियो के लिए हम बड़ी अच्छी चीज मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमने क्या किया इसमें, देखो लिखने का तरीका हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया, यहाँ नाम ऐसे लिख दिए, राम, श्याम और श्रेया, ठीक है। ये हमने तीनों नाम लिख दिए, ठीक। और यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ लिख दिया हमने नोटबुक, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने पेन, और यहाँ हमने लिख दिया जी पेंसिल। अब इसको हमने डेटा में अरेंज करने की कोशिश करी। राम के पास 15 नोटबुक है, श्याम के पास 25 नोटबुक है, श्रेया के पास 15 नोटबुक है, 5 पेन, 3 पेन, 1 पेन, 15 पेंसिल, 10 पेंसिल और 12 पेंसिल। अब क्या मैं आसानी से ये चीज नहीं बता सकता कि राम के पास कितनी पेंसिल है? फट से क्या करूंगा, राम वाली रो में जाऊंगा और पेंसिल वाली कॉलम में जाऊंगा और फट से बता दूंगा जी कितनी राम के पास पेंसिल है। सेम मैं श्रेया के बता सकता हूँ कितने नोटबुक है, कितने पेन है। इजी है अब मेरे लिए। अगर मैं इसको स्टोर भी करने जाऊं तो क्या मुझे कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी स्टोर करने में? तो इन सब चीज को, इस फॉर्मेशन को मैट्रिक्स फॉर्मेशन कहा जाता है, मैट्रिक्स फॉर्मेशन। और जब ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स का यूज किया जाता है तो मैट्रिसेस बनता है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक, क्यों आया इसका यूज समझ में आया, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ये एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है, इसमें नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। जो अंदर नंबर यूज होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर यूज होते हैं या जो फंक्शन यूज होते हैं, हम उन नंबर्स को या फंक्शंस को कहते हैं कि वो उसके एलिमेंट्स हैं। क्या है? एलिमेंट्स हैं, या फिर क्या कहेंगे, एंट्रीज हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे बनाया, हम मैट्रिक्स को इस तरीके के बॉक्स में रखने की कोशिश करते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स कहा जाता है इसको, ठीक है। हमारे पास देखो किस तरीके की डेटा आई थी, 15 5 15, ठीक। फिर आई थी 25 3 10, 25 3 10, 15 1 12। ये हमारे पास इस तरीके से डेटा आई थी, आए थे ना। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पेन, पेंसिल एंड नोटबुक ऑफ 3 पीपल, राम, श्याम एंड श्रेया, है ना। ये हमारे पास है, कलेक्शन है, ठीक है। अब मैंने अभी क्या बताया, जो अंदर यूज हो रहे हैं वो नंबर्स होंगे या फंक्शन होंगे? यहाँ नंबर यूज हो रहे हैं, तो ये जो नंबर्स हैं ये सब क्या कहलाएंगे, इसकी एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये सब इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे, है ना। मान लो एक सेट इस तरीके का भी हो सकता है, उसमें ABCDEFGHI, ये भी उसके अंदर एक सेट कह रहा हूं मैं, एक मैट्रिक्स इस तरीके का भी हो सकता है, जिसमें मैंने ये क्या कर रखे हैं, ये अल्फाबेट स्टोर करके रख रखे हैं, ठीक है। अगर मैं तुमसे यहाँ पे कहूं कि बच्चे मुझे बताइए कि इसमें हाँ जी, अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछूं कि मुझे बताइए कि ई की प्लेस क्या है,
तो क्या आपके लिए आसान नहीं होगा देखना कि जी सेकंड रो में सेकंड कॉलम पे आ जाओ, सेकंड रो में सेकंड कॉलम, सबसे पहले तो सेकंड रो को तुम वो करोगे और सेकंड कॉलम को तुम वो करोगे, कॉमन प्लेस कौन सा हो रहा है, कितना आसानी से तुमने इसको सेग्रीगेट कर दिया कि जी इसमें ई आएगा। आया ये चीज समझ में? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो पार्ट होते हैं ये सब ये होते हैं रोज। क्या होते हैं ये? रोज। और ये जो पार्ट्स होते हैं ये वाले जो इस तरीके से वर्टिकली हैं, इनको हम कहते हैं कॉलम्स। तो इन्हीं रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से मिलके हमारा मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक, आते हैं अगली चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। उसी एग्जांपल को उठाते हैं जो हमारे पास पीछे है। ठीक है, 15 5 15 25 3, 15 5 15 25 3 10 15 1 12, यही हमारे पास डेटा थी, है ना। तो अब मैं कह रहा हूं कि क्या मुझे आप इसका ऑर्डर बता पाएंगे? तो ऑर्डर जानने के लिए देखो बहुत बढ़िया है, ऑर्डर कभी भी होता है रो इनटू कॉलम, इससे पता चलता है मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कितनी रो है? 1 2 और 3, कितनी रो है? 3। कॉलम कितने हैं? 1 2 और 3, ये 3/3। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/3। ठीक है, इसको 3/3 कहा जाएगा। और यहाँ पे भी इसको ऐसे नीचे की तरफ सुपर स्क्रिप्ट में छोटा छोटा लिख देते हैं 3/3। ठीक है, सब स्क्रिप्ट कहते हैं, नीचे वाले को, ऊपर वाले को शायद सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो 3/3 मैट्रिक्स हो गया। समझ में आया ये चीज? ठीक, यही होता है हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास, देखो आपके पास मैट्रिक्स इस तरीके का भी होगा, जैसे 1 कुछ भी मान लो, यहाँ पे प्लेस वैल्यू मान लो। ठीक है, जैसे एलिमेंट्स अगर मैं इसके शो करने जा रहा हूं अगर तुमको, ठीक है, एलिमेंट्स किस तरीके से आएंगे इसके? ए आई जे की फॉर्म में आते हैं। ए आई जे की फॉर्म में, ए एक मैट्रिक्स मान लो है, उसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके की फॉर्म में आएंगे 4m×n मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, जहां पे आई जे जो होंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे। अब देखो कैसे, अगर मैं ए बात करूं इस वाले ब्रैकेट से, ठीक है, तो कैसे फॉर्म होगा देखते जाओ। ए आई जे यानी पहला होगा, पहला रो पहला कॉलम A11, पहला रो दूसरा कॉलम 1 2, A13 एंड सो ऑन। ठीक है, रो कितने हैं? m, तो पहला रो और n कॉलम, कॉलम तो n है मेरे पास। इसी तरीके से A21, ठीक है, A22 A23 एंड सो ऑन अप टू A2n। फिर क्या आएगा जी? A31 A32 A33 एंड सो ऑन अप टू A3n। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों को आगे पढ़नी है। ठीक है, मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में इसको डिस्कस कर ले रहा हूँ, बट ये आगे भी, आगे हम लोगों को ये देखना है। ठीक है, अब मैं अगर इसको एन सो ऑन बढ़ाते जाऊं तो मेरे पास रोज कितनी थी? m रो थे, तो ये AM1 होगा, ये AM2 होगा, AM3 होगा, और ये एलिमेंट हो जाएगा AMN, होगा ना। तो ये जो मैट्रिक्स है वो m×n का मैट्रिक्स है, और दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपको सवाल देगा वो, ठीक है, इस तरीके से कुछ एक रिलेशन बना के आपको दे देगा और कहेगा कि मैट्रिक्स की फॉर्मेशन आप करिए। ठीक है, एक फंक्शन बना देगा, इस पे एक फंक्शन बना देगा और कहेगा वहां वैल्यू पुट करो और बनाओ मैट्रिक्स। 3/3 का, 3/4 का, 2/3 का, 2/4 का, वो खुद बताएगा। ठीक, पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल 1 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1 2 एंड 3। 3 फैक्ट्री में मेन और वुमेन वर्कर के लिए क्या करा है इसने? एक नंबर ऑफ पर्सन निकाल के यहाँ पे रख रखा है डेटा। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ 3/2 मैट्रिक्स। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट? ठीक है, तो पहले तो आपको इसको क्या बनाना है? एक मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है 3/2 का। तो लेट ए बराबर, बना दीजिए मैट्रिक्स। कैसे बनेगा जी? 3/2 का मतलब 3 रो 2 कॉलम। तो यहाँ ध्यान से देखो ना, 1 2 3 रो तो बन ही रहा है, ऐसे लिख दो ना, 30 27 31 25 25 26, ये बन गया 3×2 का, मतलब 3/2 का ऑर्डर का ये मैट्रिक्स आपका बन गया। अब उसने क्या कहा, देखो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से, लेकिन एग्जाम में ऐसे ना करना। एग्जाम में आप काउंट करके देख लेना फिर करना, वो ऐसे गंदा लगेगा। या रफली अगर आप चाहो तो कर लेना, लेकिन फेयर में वो मत दिखाना। ऐसे क्या कहा है? एंट्री इन थर्ड रो,
तो पहले थर्ड रो को मैंने पूरा मार्क कर लिया, ठीक है, एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट, सेकेंड कॉलम और थर्ड रो में। तो कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है? 26। देयरफॉर एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट 26। क्या है 26? वुमेन वर्कर्स इन थर्ड कंपनी, सॉरी थर्ड फैक्ट्री, यही है ना, ठीक है, विच इज वुमेन वर्कर ऑफ थर्ड कंपनी, विच इज नंबर ऑफ वुमेन वर्कर ऑफ थर्ड फैक्ट्री, ठीक है जी, यही चीज रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। समझ में आया कितना इजीली हमने इसको कर दिया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जांपल कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर कोई एक मैट्रिक्स है उसके 8 एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं उस मैट्रिक्स के? सोचो क्या क्या हो सकते हैं। ये कॉलम होता है, ये वर्टिकली कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल रोज होता है। हाँ, कभी भी ऐसा सवाल करना हो ना तो 8 के फैक्टर्स लिख लेना। 8 के फैक्टर हैं 1, 2, 4 और 8। इन चारों में ही रिलेशन बन जाएगा। क्या रिलेशन बनेगा? एक हो सकता है मैट्रिक्स कैन बी of 1 into 8 order, of order 1 into 8, which means 1 row 8 column, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है? 8 into 1 हो सकता है, यानी 8 रो 1 कॉलम। और क्या हो सकता है? 2 into 4 हो सकता है, यानी 2 रो 4 कॉलम, या फिर 4 into 2 हो सकता है, 4 रोज एंड 2 कॉलम्स। यही 4 पॉसिबिलिटी है अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है तो, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है, जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दें आप उसके फैक्टर लिख लो और उसी से रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा, जैसे 1 into 8 8 होता है, 8 into 1 भी तो 8 होता है, 2 into 4 8 होता है, 4 into 2 भी 8 होता है। तो इस तरीके से आपका मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अगला सवाल है कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉडुलस i माइनस 3j। ठीक है, मॉडुलस ले रखा है उसने। मॉडुलस लेने का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू तुम्हें लेनी है, यानी नेगेटिव को इग्नोर करना होगा। जब भी लोगे आप पॉजिटिव वैल्यू ही लोगे। तो एक मैं बता देता हूं, बाकी इसके बाद आप करिएगा। ठीक, आपको 3/2 मैट्रिक्स चाहिए, यानी 3 रो और 2 कॉलम, यानी आपका मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का बनेगा। लेट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, इस तरीके का बनेगा। मैं बॉक्स बना दूं, 3 रो और 2 कॉलम, इस बॉक्स में ही मुझे फिल करना है। ठीक है, बन गया 3 रो और 2 कॉलम, ये मेरा मैट्रिक्स बनेगा। लिखिए। अच्छा, अगर मैं देखूं तो क्या ये A11 होगा? होगा ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मतलब A12 होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मतलब A21 होगा, ये A22 होगा, ये A31 होगा और ये A33 होगा। अब क्या आपको यहां से आसानी नहीं है चीजें निकालने के लिए? सॉरी, इट विल बी A32। ठीक है, अब देखो कितने आराम से मैं ये सारी वैल्यूज निकाल सकता हूं वहां पे रख के। आइए जरा करते हैं। A11 अगर मुझे निकालना है तो अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है उसने? वी हैव aij इज इक्वल टू 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i माइनस 3j, ये दे रखा है उसने। तो अगर मुझे A11 चाहिए तो 1/2 1 माइनस 3 इंटू 1 रखूंगा, यानी 1/2 1 माइनस 3, ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस 3 होता है -2। एब्सोल्यूट चाहिए तो वो
+2, ये कटा, क्या बचा 1, A11 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप और वैल्यूज भी निकालिए, है ना। अगर A12 की बात अगर आप करने जा रहे हैं तो वो होगा 1/2, 1 - 3 × 2, यही होगा, यानी 1/2, 1 - 6 कितना होगा -5, और लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो +5, तो ये हो गया 5/2। A21 क्या होगा जी, 1/2, 2 - 3 × 1, 1/2, 2 - 3 हो गया -1, एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी +1 × 1, तो ये आ गया जी 1/2। A22 क्या होगा, 1/2, 2 - 3 × 2, तो 1/2, 2 - 6 इज -4, एब्सोल्यूट वैल्यू इज +4 × 4, ये कितना आ गया जी 2। देख लो कितना सिंपली सब आते जा रहा है। फिर सारे एलिमेंट्स निकालोगे जब भी तो मैट्रिक्स बनेगा। अब A31 निकालोगे, बेटा वो इतना भी पागल नहीं है, वो 7 × 8 मैट्रिक्स तुमसे नहीं बनवाएगा। 56 एलिमेंट कौन निकालने बैठेगा, ठीक है, वो उतना बड़ा मैट्रिक्स नहीं बनवाएगा, वो बनवाएगा ऐसे ही हद से हद 4/4, उससे ऊपर नहीं जाएगा, वो मैक्सिमम 4/4 ही बनवाएगा, ठीक है, उससे ऊपर जाएगा नहीं। A31 क्या हो जाएगा जी, 1/2, 3 - 3 × 1, ये कितना हो गया 1/2, 3 - 3 0, ठीक है। A32 अगर मैं कहूं तो वो क्या हो जाएगा 1/2, 3 - 3 × 2, ये हो गया 1/2, 3 - 2 - 6 इज -3, और ये हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा 3/2। तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, देयरफॉर A इज इक्वल टू, यस, A11 क्या था 1, A12 क्या है 5/2, A21 क्या है 1/2, A22 क्या है 2, A31 क्या है 0, A32 क्या है 3/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आपका तरीका है सॉल्व करने का। ठीक, लिखिए इसको। ओके, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। और मैट्रिक्स है तो इसके टाइप्स भी होंगे। पहला मैट्रिक्स कौन सा टाइप का दिखा रखा है, कॉलम मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स क्या उसने कहा, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब उसके पास एक सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम ही होगा। जैसे ये हो गया A11, A21 एंड सो ऑन अप टू AM1। तो ये मैट्रिक्स, अच्छा मैं इसका अगर आपसे ऑर्डर पूछूं तो इसका ऑर्डर क्या होगा, क्या हो गया, ऑर्डर क्या होगा इसका, मतलब ऑर्डर बोला था ना, M×N मैट्रिक्स बताया नहीं था, M/N मैट्रिक्स ऑर्डर होता था, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। गड़बड़ यही करते हैं बच्चे, कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि क्या करेंगे कि कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स है तो रो 1 होगा ही, कॉलम में M आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ये ऑर्डर होगा M×1, M/1 मैट्रिक्स का। नंबर ऑफ रोज इसमें M आएंगी, कॉलम एक होगा। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स में ये ध्यान देना। फिर दूसरा आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर किसी एक मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो है तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ये वाला A11, A12 एंड सो ऑन अप टू A1, क्या लिया था जी, N, ये रखा था ना हमने। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 1/n, ये इसका ऑर्डर होगा। तो ये हमेशा ध्यान देना कि जब कॉलम मैट्रिक्स होगा तो नंबर ऑफ रोज होंगे m, ठीक है, वो कितने भी हो सकते हैं। और जब रो मैट्रिक्स होगा तो नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे n, यानी वो कितने भी हो सकते हैं। रो एक ही होगी लेकिन कॉलम कितने भी हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक ही होगा पर रो कितने भी हो सकते हैं। फिर आता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत सही चीज है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, thus an M×n मैट्रिक्स is said to be square matrix if m is equal to n and is known as a square matrix of order n। ठीक है, यानी एक M×n मैट्रिक्स स्क्वायर कब कहलाएगा,
जब m और n बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने यहां एक मैट्रिक्स बनाया था, तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ रो कितने थे, नंबर ऑफ कॉलम कितने थे, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया था ना। तो ये हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया था, ठीक है, समझ में आया, स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर है। फिर हमारे पास आता है जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, विच इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एम, इज सेट टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। दैट इज मैट्रिक्स बी, बी आई जे इज सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ बी आई जे इज जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। कहने का मतलब क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगा। पहली बात तो ये कि ये टिकटॉक टिकटॉक करता है, ये वो नहीं है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जब भी बात होगी तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे बात करेगा, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसके इक्वल होंगे। वेरी गुड। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो गए, तो इसको m क्रॉस m इसने बोल रखा है यहाँ पे जी, है ना। बी एक मैट्रिक्स इसने बोला है m क्रॉस m वाला, ठीक है। तो इसका कहना यह है कि बी आई जे जो होंगे ना वो जीरो होंगे अगर i और j बराबर नहीं है तो, यानी i और j बराबर कहाँ आते हैं, एक ऐसा आएगा B11, है ना, B22, B33, और इसी तरीके से एक आएगा यहाँ पे BMM, इस तरीके से आएगा ना। इसे छोड़ के बाकी सब जीरो होंगे, जीरो जीरो एंड सो ऑन जीरो, जीरो जीरो एंड सो ऑन जीरो, ठीक है, जीरो एंड सो ऑन जीरो, जीरो, ठीक है, जीरो, ठीक है। उसी तरीके से इधर भी ये जीरो होता चला जाएगा, ये जीरो होता चला जाएगा। ये होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यानी डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आया, यानी वो मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल, देखिए डायगोनल दिख भी रहा है ना, डायगोनल रेक्टेंगल का अब जब रेक्टेंगल की बात करें तो डायगोनल समझ में आना चाहिए। रेक्टेंगुलर एरे ही तो होता है हमारा मैट्रिक्स। तो ये जो डायगोनल है इसको छोड़ के इसके बाकी सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो हो जाएंगे, तो वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, फिर है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज a square matrix is said to be scalar matrix if bij is equal to 0 when I not equal to j and bij is equal to k when I is equal to j for some constant k। अब देखो कितना मजेदार चीजें बदलते जा रही है, स्क्वायर से डायगोनल आया, डायगोनल से स्केलर आएगा, स्केलर से एक बड़ी प्यारी चीज आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है। तो आपको मेन स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आना चाहिए, उससे डायगोनल समझ में आ गया, बीच वाले एलिमेंट ये डायगोनल छोड़ के बाकी सब जीरो। यहां देखो क्या होता है, ये कह रहा है कि डायगोनल छोड़ के बाकी सब जीरो तो होंगे, है ना। डायगोनल छोड़ के जैसे ये B11, B22, B33 एंड सो ऑन आके ये जो इधर जाके BMM हुआ था, इसे छोड़ के बाकी सब जीरो तो होंगे, ठीक है, ये सब जीरो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब जीरो होंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज इसमें और बढ़ गई, डायगोनल मैट्रिक्स तो ये हो गया, इसमें एक चीज क्या बढ़ गई कि ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल सारे बराबर होंगे, किसी एक स्केलर वैल्यू के बराबर होंगे। उस वैल्यू को क्या मान लिया इसने, के, कुछ भी हो सकता है, 10, 5, 100, 500, ए बी आयोटा रूट कुछ भी हो सकता है, तो एक कांस्टेंट के इसने मान लिया। तो यहाँ पे जो बी होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, के 0 0 0 एंड सो ऑन 0, के 0 0 एंड सो ऑन, लास्ट में 0, यहाँ भी 0 0 0 के 0 एंड सो ऑन 0, फिर ऐसे नीचे आता रहेगा 0 0 0 एंड सो ऑन जाते हुए यहाँ पे कहीं के आ जाएगा। देखो डायगोनल जो मैट्रिक्स होंगे इसके डायगोनल मैट्रिक्स बराबर हो जाएंगे और बाकी सारे एलिमेंट, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे नीचे जाएंगे ना, तो ऐसे डायगोनल दिखेगा। यहाँ तो मैं लग रहा होगा डायगोनल की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे नीचे से एलिमेंट जाएंगे तो डायगोनल ही बन जाएगा। ठीक,
तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स होता है। फर्क समझ में आया? अब बहुत इसमें एक माइनर फर्क करके हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। फर्क क्या होता है, कोई भी जो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स में जो के था उस के को 1 कर दो, बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कहानी खत्म। सिर्फ 1 के अलावा कुछ भी हुआ तो स्केलर, और सिर्फ 1 है तो आइडेंटिटी। यानी क्या होगा, साफ दे रखा है इसमें भी, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट ऑल आर 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो डायगोनल में है वो 1 होंगे, इसके अलावा बाकी सब 0 होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि अभी पीछे जो हमने निकाला था वो के रखा था 1 0 0 एंड सो ऑन हो गया, ठीक है। उसी तरीके से 0 1 0 एंड सो ऑन, और इसी तरीके से आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 0 0 0 और एंड सो ऑन 1। ये जो मैट्रिक्स होगा यही मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और इसको हम डिनोट करेंगे आई से। ये बहुत जगह यूज होगा, इसी आई का यूज करके। ये आई आंख ही खोलेगी एक तरह से मैट्रिक्स की। सच में ये आई, वो ए आई जो मोदी जी ने हमारे ए आई को आई कहा था ना, ये वो वाला आई नहीं है, ये सच में आई ओपनर आई है फॉर मैट्रिसेस। इनवर्स का जब भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ये आई वहां दिखेगा, इसी आई से इनवर्स निकलेगा मैट्रिक्स का। देखना कैसे, बहुत यूजफुल चीज है ये आई, ठीक है। तो अगला क्या कह रहा है, अब नाम से पता चल जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या है, एक मैट्रिक्स इज सेट टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स अगर उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन सारे एंट्रीज की वैल्यू होगी 0, तो वो क्या हो जाएंगे, जीरो मैट्रिक्स। जैसे 0 0 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ये पूरे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए 0, और ये M क्रॉस N मैट्रिक्स, ठीक है। बात आई समझ में, घुसी भेजे में बात, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आया समझ, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। थ्योरेटिकल थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ गए तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं। मैट्रिक्स थोड़ा थ्योरेटिकल लगता ही है, मैट्रिक्स को यूज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट्स पढ़ोगे वो एप्लीकेशन होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, आइए एप्लीकेशन पे, इसकी प्रॉपर्टीज पे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या बात करा, टाइप्स बता दिए, सारे टाइप समझ में आ गए। अब इक्वालिटी की बात करेगा, यानी दो मैट्रिक्स, मान लो एक ए है एक बी है, ये बराबर कब होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन में दे रखा है, टू मैट्रिसेस ए विच इज इक्वल टू ए आई जे एंड बी बी आई जे आर इक्वल, ठीक है। इक्वल कब कहलाएंगे, सबसे पहले तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है। उनके ऑर्डर अगर सेम नहीं होंगे तो वो इक्वल हो नहीं सकते। मान लो एक 3/2 मैट्रिक्स है, एक 2/3 मैट्रिक्स है, यानी एक मैट्रिक्स है, मान लो ये ए बी सी डी, और एक मैट्रिक्स दे दिया ए बी सी डी बी सी। अब इन दोनों के ऑर्डर ही सेम नहीं है तो ये बराबर क्या होंगे, ठीक है। फिर पहले तो आपने सबसे, अब आप ये मत समझना कि इन दोनों में से कोई भी एक बात हो जाए तो सही है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। अगर एक चीज होती तो यहाँ और लिख दिया गया होता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो यानी यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे कब, जब उनके ऑर्डर होंगे सेम। दूसरा, हर एलिमेंट ए का बी के एलिमेंट जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसके बराबर होगा तब। यानी मान लो ये लो, ये ले लिया मैंने 3/2, ठीक है, इसको ले लिया 3/2, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये मैंने ले लिया 3/2, 3/2 है, 2/3, ठीक है। 2/3 का मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया। एक और मैट्रिक्स मैंने ले लिया, क्या, ई ले लिया GHIJKL, एक और ले लिया 2/3। तो ऑर्डर देखो, इनके ऑर्डर सेम है, लेकिन इन्हें इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ए को जी के बराबर होना पड़ेगा, बी को एच के बराबर होना पड़ेगा, सी को आई के बराबर होना पड़ेगा, डी को जे के बराबर, ई को के बराबर, और एफ को एल के बराबर, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या, कि अगर ऐसे एलिमेंट्स बराबर हो गए तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मैट्रिक्स इक्वल है। अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो मुझे एलिमेंट्स बराबर रखने होंगे। ये मैट्रिक्स की इक्वालिटी कहती है। समझ में आया, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पक्का। एग्जाम्पल पे आते हैं। इफ x+3 एक मैट्रिक्स ये दे दिया आपको, एक मैट्रिक्स ये दे दिया, अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड, इनकी वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, अब यहाँ ये दे रखा है कि ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स बराबर है, मैट्रिक्स बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर होंगे, तो x प्लस 3 आएगा 0 के बराबर, यानी x की वैल्यू -3। वेरी गुड, ठीक। उसी तरीके से z प्लस 4 3 के बराबर आएगा, z प्लस 4 इज इक्वल टू 3, यानी z की वैल्यू आ गई 3 माइनस 4, z हो गया -1 एग्जैक्टली, गुड। फिर 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, y एक तरफ कर दो, 2y माइनस 3y इज इक्वल टू -2 प्लस 7, ये हो गया -y इज इक्वल टू +5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 आ गया, ठीक। अब उसके बाद क्या है जी, अब देखो a-1 जो है वो -3 के बराबर है, तो a किसके बराबर हो गया -3 + 1, यानी a हो जाएगा -2 के बराबर, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद b-3 को देखा जाए तो b-3 जो है वो 2b + 4 के बराबर है, तो b और ये 2b इधर आके -2b, 4 और ये -3 उधर जाके +3, तो -b इज इक्वल टू 7, तो b की वैल्यू आ गई -7। आ गया ये, c कहाँ है, c है कहाँ, c है वहां पे, ठीक है। तो 2c + 2 किसके बराबर आ रहा है 0 के, तो 2c आ जाएगा -2 के बराबर, c आ जाएगा -2/2, यानी c की वैल्यू आ गई -1, यानी a आ गया -2, b -7, c -1, x -3, y -5 और z -1, ठीक है।